केमिस्ट्री क्लास 11th लेसन नेट ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में विस्तार से देखा था कि ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं, ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं, ऑक्सीडेंट नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण अंक निकालने के नियम क्या क्या हैं, ज्ञात करने के नियम कौन कौन से हैं और किन बातों का ध्यान रखा जाता है। अब वक्त आया है ऑक्सीकरण अंक के नियमों के एप्लीकेशन का। अब ऑक्सीकरण अंक हमको वास्तव में निकालने हैं एग्जाम्पल से। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ले रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर पर्टिकुलर एलिमेंट के एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कीजिए। ये जितने भी यौगिक के नीचे हमको दे रखे हैं इन सब में कहीं ना कहीं सल्फर है और उस सल्फर का हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सबसे पहला है H2S, तो जिसका ऑक्सीकरण अंक निकालना हो उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन करके उसको X मान लेते हैं, ठीक है। तो S को हमने मान लिया X। अब मैंने आपको बताया था S है विद्युत ऋणी और हाइड्रोजन है विद्युत धनी, ठीक है। तो हाइड्रोजन जब विद्युत धनी हो तो उसका ऑक्सीकरण अंक हमेशा होगा +1। तो +1 × 2 क्या हो गया +2, तो इसको हो गया 2 और इसको मान लिया X, तो 2 + X, ठीक है। अब H2S क्या है, उदासीन मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, इसलिए इक्वल टू आ जाएगा 0। तो हाइड्रोजन का आ जाएगा 2, सल्फर का आ जाएगा X और इक्वल टू आ जाएगा 0, ठीक है। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो X = 2 उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, +2 का -2 बन जाएगा, तो X = -2। यानी H2S में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक कितना है, -2। सेकेंड एग्जाम्पल है SO2। SO2 में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक मैंने X मान लिया और ऑक्सीजन सल्फर से ज़्यादा विद्युत ऋणी है, इसलिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसका माइनस में होगा और कितना होगा, -2 होगा। तो एक ऑक्सीजन पर -2 तो 2 ऑक्सीजन पर -4, तो X -4, सल्फर का तो आ गया X, ऑक्सीजन का -4 और ये उदासीन मॉलिक्यूल है इसलिए इक्वल टू 0, तो X बराबर आ गया +4, है ना। तो देखिए H2S में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक माइनस में, SO2 में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक प्लस में, क्योंकि यहाँ पर सल्फर की विद्युत ऋणता ज़्यादा है और यहाँ पर ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता सल्फर से ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते समय कि ऑक्सीडेशन नंबर में निकालने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक। तीसरा है आपका H2SO4। H2SO4 में भी सल्फर को मान लिया मैंने X, हाइड्रोजन को हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा +2 + X, ठीक है। हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन पर +1 तो 2 हाइड्रोजन पर +2 सल्फर का मान लिया X, ये X। ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 तो 4 ऑक्सीजन के ऊपर -8, ये -8 इक्वल टू 0। तो X बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ इक्वल टू 0 लिखना रह गया। तो X बराबर क्या हो जाएगा, 8 - 2 = +6, ठीक। H2SO3 में भी इसी प्रकार से हाइड्रोजन को +1 × 2 तो क्या हो जाएगा +2, सल्फर को X मान लिया X, ऑक्सीजन के ऊपर -2 × 3 कितना हो गया -6, तो X बराबर हो गया, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। X बराबर +6 - 2, X बराबर +4। तो हमने विभिन्न सल्फर के यौगिकों में हमने देखा कि सल्फर का ऑक्सीकरण अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। अब जो दूसरा प्रश्न है उसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि जिसका भी ऑक्सीकरण अंक निकालना है उसके ऊपर X लिखेंगे और बाकी के ऊपर हम जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको पता है वो हम लिख देंगे, ठीक है। देखना, निम्न स्पीशीज में प्रत्येक रेखांकित तत्व का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कीजिए। देखना कैसे, NaH2PO4, ये हमको क्वेश्चन दे रखा है। तो सोडियम के ऊपर +1, ये +1 लिख दिया ऊपर मैंने, ठीक है। हाइड्रोजन के ऊपर +1 ये लिख दिया। फॉस्फोरस के नीचे अंडरलाइन कर रखा है, इसको X मान लिया, इसी का ऑक्सीकरण अंक निकालना है और ऑक्सीजन के ऊपर -2। अब हम देखना कैसे लिखते हैं। सोडियम के ऊपर +1 तो +1 आ गया, हाइड्रोजन के ऊपर +1 × 2 +2, फॉस्फोरस का X और ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, 4 के ऊपर -8, ये -8 और ये क्या है, उदासीन है, इसलिए इक्वल टू 0। तो 1 + 2 + X - 8 = 0। तो X बराबर क्या आ जाएगा,
x बराबर आ जाएगा 8 माइनस 2 माइनस 1, 8 में से 3 गए तो 5, यानी x बराबर +5। यानी NaH2PO4 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है +5। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगला उदाहरण है NaHSO4 का। इसमें भी देखिए सोडियम का हम लेते हैं +1, हाइड्रोजन का +1, सल्फर को x मान लेते हैं और ऑक्सीजन का -2। अब हम निकालते हैं तो सोडियम का आ गया 1, हाइड्रोजन का आ गया 1 + 1, सल्फर का आ गया +x और ऑक्सीजन का -2 × 4 -8 बराबर 0। तो x बराबर आ गया 8 - 2 बराबर +6। तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीकरण कितना आ गया +6। चलो इसी का तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। H4P2O7, हाइड्रोजन का +1, फॉस्फोरस को x मान लिया, ऑक्सीजन के ऊपर -2 मान लिया, तो 4 ऑक्सीजन के 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 तो 4 के ऊपर +4। ठीक है, एक फॉस्फोरस के का ऑक्सीडेशन नंबर मान लिया x, तो 2p का कितना हो गया 2x, तो +2x। ऑक्सीजन 7, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, 7 के ऊपर 7 दूनी 14, -14, ये -14 और उदासीन है इसलिए =0, =0। तो 4 + 2x - 14 = 0। 2x बराबर कितना हो गया 14 - 4 बराबर 10, तो x बराबर कितना आ गया +5। ठीक, अब हम देखते हैं चौथा एग्जाम्पल, K2MnO4। एक होता है KMnO4, एक होता है K2MnO4, एक होता है पोटेशियम मैग्नेट और एक होता है पोटेशियम परमैग्नेट। ठीक है, तो K2MnO4 में पोटेशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है +1, प्रथम ग्रुप का सदस्य है और हमने देखा आवर्त सारणी में फर्स्ट ग्रुप के मेंबर का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है। मैग्नीज को x मान लेंगे, इसके नीचे अंडरलाइन है, और ऑक्सीजन का जनरली ऑक्साइड फॉर्म में -2 होता है। तो KMnO4 ये +1 × 2 कितना हो जाएगा +2, मैग्नीज को x मान लिया +x, ऑक्सीजन का -2 × 4 कितना हो गया -8 और उदासीन है इसलिए =0। तो +2 + x - 8 बराबर 0, x बराबर +6 हो गया। यानी यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक हमको कितना मिला +6। इस प्रकार से विभिन्न यौगिकों के अंदर अलग अलग तत्वों का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात किया जा सकता है। एग्जाम्पल नंबर 5, CaO2। देखना, ये कैल्शियम क्या है, ये कैल्शियम परऑक्साइड है। एक तो होता है ऑक्साइड, एक होता है परऑक्साइड, एक होता है सुपर ऑक्साइड। तो ये परऑक्साइड है ना। तो CaO2 के अंदर देखिए आप, कैल्शियम के ऊपर होता है +2, तो ये मैंने मान लिया +2। ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर मैंने मान लिया x, इसकी मुझे ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करनी है ना, क्योंकि मुझे पता है कि वर्ग 2 के अंदर कैल्शियम वर्ग 2 का सदस्य है और वर्ग 2 के अंदर जो भी तत्व होते हैं उनका ऑक्सीकरण अंक +2 लिया जाता है। एक ही कैल्शियम में तो +2 आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर x मान लिया +2x आ जाएगा, कोई आवेश नहीं ऊपर तो 0 आ जाएगा उदासीन है। तो 2 + 2x बराबर 0, तो 2x बराबर -2 और x बराबर -1। सिंपल, आगे चलते हैं। 6 के बाद 7वां, 5th के बाद 6th। ठीक है, NaBH4। अब NaBH4 का देखो नाम ध्यान रखना जरूरी, तो ही हम इसको निकाल पाएंगे। थोड़ा स्पेशल एग्जांपल है, इट इज इंपॉर्टेंट, है ना। अब क्यों इंपॉर्टेंट ये कि इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसका मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन आयन धनायन के रूप में नहीं, हाइड्राइड है। हाइड्राइड में क्या होता है, हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर सोडियम के ऊपर +1 चार्ज, क्योंकि ये वर्ग 1 का सदस्य है, वर्ग 1 का इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इसलिए इसके ऊपर +1 चार्ज होगा। बी को अंडरलाइन जो है इसको हमने मान लिया x, और यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्राइड के रूप में प्रेजेंट है इसलिए इसके ऊपर रहेगा -1 आवेश रहेगा एक हाइड्रोजन के ऊपर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सोडियम से +1, बोरोन से +x, 1 + x, और हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन के ऊपर -1, 4 हाइड्रोजन के ऊपर -4, तो यहाँ आ जाएगा -4। और चूंकि ये पूरा उद्युत रूप से उदासीन है इसलिए इक्वल टू आ जाएगा 0। तो क्या आ जाएगा 1 + x - 4 = 0। तो x इक्वल टू आ जाएगा +3।
बहुत इजी है कि नहीं है, इंटरेस्टिंग भी है। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे अपने हाथों से तो और मजा आएगा। 7वां उदाहरण है H2H2O7, इसको ओलियम भी कहते हैं, ओलियम है ना। इसके अंदर जल मिलाने से H2SO4 बनता है ना, जल अपघटन से। चलो वो आगे देखेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। H2H2O7 में अंडरलाइन किसके नीचे, सल्फर के नीचे, सल्फर के ऊपर X लिख दिया। हाइड्रोजन प्रथम वर्ग का सदस्य और इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसलिए +1 लिख दिया। ऑक्सीजन के ऊपर -2 लिख दिया। अब हम देखते हैं कैसे है। तो 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1, 2 हाइड्रोजन के ऊपर +2, ये हो जाएगा +2। सल्फर भी 2 है तो +2x। ऑक्सीजन 7 है, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, 7 के ऊपर -14। उदासीन है इसलिए =0। अगर कोई आवेश तो है ही नहीं, उदासीन मॉलिक्यूल है तो क्या हो जाएगा, 2 + 2x - 14 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना हो गया, 14 - 2 यानी 12। तो x बराबर क्या हो गया, +6 आ गया। यानी इसमें सल्फर का ऑक्सीकरण अंक कितना है, +6। अब अंतिम उदाहरण है आपका, बहुत ही जोरदार, देखना। KAlSO4 का SO4 ट्वाइस है ना, और H2O डोडेका हाइड्रेटेड, या हाइड्रेटेड कंपाउंड है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का, है ना। तो देख लेते हैं, यहाँ पर पोटेशियम के ऊपर होता है +1 क्योंकि वर्ग 1 का सदस्य है। एल्यूमिनियम के ऊपर होगा +3, ये भी मेटल है इसलिए इसका +3 होगा। ठीक है, अब SO4 के ऊपर 2, और चूंकि यहाँ पर सल्फर के नीचे अंडरलाइन किया है, अगर सल्फर के नीचे नहीं किया होता तो हम सीधा SO4 का -2 के हिसाब से रख सकते थे, -4, लेकिन हमको निकलना ही सल्फर का है। तो सल्फर के ऊपर लिख दिया x और ऑक्सीजन के ऊपर लिख दिया -2 बराबर। इधर H2O को मैं लिख सकता हूँ 0। पूरा H2O जो है वो क्या है, उदासीन मॉलिक्यूल है, इस पूरे का मिला करके मैं 0 लिख सकता हूँ। वैसे अलग अलग लिखना चाहूँ तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 और ऑक्सीजन के ऊपर -2 भी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको पूरा H2O के फॉर्म में ही लूँ तो इस पूरे का 0 होगा। ठीक है, अब पोटेशियम का +1 तो +1, एल्यूमिनियम एक ही है +3, SO4 2 है तो आगे 2 लगा दिया और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया एक सल्फर का x तो x, और ऑक्सीजन 4 है, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, 4 ऑक्सीजन के -8 आवेश हुआ तो x - 8, 2 इंटू ब्रैकेट में x - 8 +12 इंटू 0, क्योंकि H2O का उदासीन रूप में टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। ठीक, तो 3 + 1 हो गया 4, 4 + 2x - 16 = 0, 2x = 12 और x = +6। तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +6 आया। बस मुझे यही ध्यान रखना है, आपको भी यही ध्यान रखना है। ठीक है, ऑक्सीकरण अंक से संबंधित तीसरा प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है, और क्या कहता है देखना। MnO2 एवं K2MnO4 में Mn का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कीजिए। MnO2 में Mn का ऑक्सीकरण अंक मान लिया x, है ना। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर लिख दिया x और यहाँ लिख दिया -2, जैसे हम पहले करते थे। तो इसको लिख दिया x + 2 इंटू -2, ऑक्सीजन 2 है ना, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, 2 ऑक्सीजन के ऊपर -4, तो और ये है टोटल उदासीन, तो =0 आ जाएगा। x - 4 = 0, x = +4। K2MnO4 में देखना, पोटेशियम प्रथम वर्ग का सदस्य, इसको आ जाएगा +1, मैग्नीज के ऊपर x, ऑक्सीजन के ऊपर -2। अब क्या हो जाएगा देखना, पोटेशियम 2 है तो +2 आ जाएगा, 2 इंटू +1 + x + 4 इंटू -2 = 0, उदासीन है इसलिए। तो 2 + x - 8 बराबर 0। x बराबर क्या आ जाएगा, 8 - 2 यानी +6। तो MnO2 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक होता है +4 और K2MnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में रेखांकित तत्व का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कीजिए। देखना, सबसे पहला है CuNH3,4SO4। इसमें कॉपर के नीचे आपका रेखांकित किया गया, नहीं इसको x मान लिया मैंने, इसको x मान लिया। ठीक है, NH3 उदासीन अणु है, उदासीन लिगेंड है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, जिसके सीधे इसके ऊपर लिख दिया मैंने 0, और SO4 के ऊपर, पूरे SO4 के ऊपर मिला करके -2। तो देखिए ये एग्जाम्पल जो दे रखा है आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का दे रखा है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर क्या होता है कि मेटल जो होता है वो विभिन्न लिगेंडों के द्वारा उपसहसंयोजक बंध से जुड़ा रहता है।
तो ये जितने भी NH3 SO4 ये सारे लिगेंड होते हैं, यहाँ पर मूलक रहते हैं सामान्य। तो इनके ऊपर कुछ विशेष आवेश होता है। आपको मूलक अगर आपने 11th में पढ़े हो तो आपको याद होगा कि उसमें SO4 के ऊपर -2, SO3 के ऊपर -2, NO3 के ऊपर माइनस, नाइट्रेट, नाइट्राइड, सल्फाइड, सल्फेट, फॉस्फेट, इन सब के ऊपर आवेश हमको याद होने चाहिए। अब यहाँ पर मुझे याद है कि SO4 के ऊपर हमेशा -2 होता है, तो मैंने पूरे SO4 का -2 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, सल्फर और ऑक्सीजन का अलग अलग नहीं लिखा, पूरे SO4 का मिक्स में मैंने -2 लिख दिया। यहाँ पर मिक्स में NH3 का मैंने 0 लिख दिया, क्योंकि मुझे तो कॉपर से मतलब है। तो यहाँ पर देखिए आप X कॉपर का आ जाएगा X, एक NH3 का 0, 4 का 4 इंटू 0, SO4 का -2 बराबर 0, तो x -2 बराबर 0, x बराबर +2। समझ में नहीं है। कॉपर एक मेटल है और आप हमेशा याद रखिए कि धातु का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा प्लस में आएगा, है ना। और परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था जो प्रदर्शित करते हैं वो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि सिल्वर हमेशा +1 देता है ना, प्लेटिनम +2 या +4 देता है, कॉपर +1 या +2 देता है। ये आपको धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगा। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। तो आपने 9th लेसन के अंदर अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आप, जैसे अभी 11th में पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन 12th के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में निकालने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका। तो देखिए यहाँ पर NH3 का ऑक्सीकरण अंक मैंने 0 लिया, SO4 का ऑक्सीकरण अंक मैंने -2 लिया है। ये मुझे याद होने चाहिए, ये नॉलेज का मामला है, तो जल्दी होगा। नहीं तो आपको नाइट्रोजन का अलग रखना पड़ेगा, हाइड्रोजन का अलग रखना पड़ेगा, सल्फर का अलग, ऑक्सीजन का अलग, वैसे भी हो जाएगा लेकिन उसमें समय लगेगा। मैंने शॉर्ट ट्रिक लगाई। सेकंड एग्जांपल है आपका कॉम्प्लेक्स। जहाँ पर भी ये ब्रैकेट दिखता है ना, वो होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बड़े वाला ब्रैकेट दिखता है वो होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें देखिए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है PtCl6 इसमें Pt के नीचे अंडरलाइन कर रखा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना है। इसको मान लेंगे x। क्लोराइड Cl के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहता है हमेशा क्लोराइड का? -1। ठीक है, बस हमको पता है, हमने इसके ऊपर -1 लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, x - 6 इक्वल टू, ये कितना आवेश दे रखा है -2, तो इक्वल टू -2 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अब ये उदासीन नहीं है, इसके ऊपर चार्ज है ना, तो उस चार्ज को इक्वल टू बराबर रख देंगे हम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x - 6 बराबर -2, यानी x बराबर -2 + 6 या 6 - 2 बराबर +4। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +4, यानी इसमें PtCl6 में प्लेटिनम का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, +4। चलो इसके साथ ही एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल और है NiCO4। ये उदासीन है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। देखिए इसमें निकल के नीचे अंडरलाइन कर रखा है, मतलब निकल का ऑक्सीकरण अंक निकालना है, जो मान दिया हमने x। और कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन मोनोऑक्साइड को इसमें कार्बोनिल लिगेंड फॉर्म में इसको कार्बोनिल कहते हैं, है ना, जिसके ऊपर 0 आवेश रहता है, ये उदासीन लिगेंड में आता है। तो यहाँ पर इसके ऊपर आवेश कितना, CO का ऑक्सीकरण अंक कितना है, 0। तो x + 0 बराबर 0, तो x बराबर 0, यानी इसमें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। यानी ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और भिन्न में भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल रहा है, 0। इसी का चौथा एग्जाम्पल देखिए आप। चौथा एग्जाम्पल K2Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र है ये। इसमें क्रोमियम के नीचे अंडरलाइन कर रखा है, उसको मान लिया x। K2 तो प्रथम वर्ग का सदस्य है, तो उसका हो जाएगा +1, ऑक्सीजन -2, बस वैल्यू रख दो। क्या हो जाएगा, 2 × +1, 2 × x, 7 × -2 इक्वल टू 0, क्योंकि उदासीन है। तो क्या हो जाएगा, +2 + 2x -14 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 12, क्योंकि 2x बराबर आ गया 14 - 2, 2x बराबर 14 - 2 आ गया था, यानी +12, तो x बराबर हो गया +6। सिंपल, यानी K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +6। इसी का पांचवा एग्जाम्पल देखिए CH4, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। इसमें कार्बन के नीचे अंडरलाइन कर रखा है, तो उसको मान लिया x, और हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, विद्युत धनी है, इसलिए क्या हो जाएगा, +1। तो x + 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -4। तो कार्बन के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा यहाँ पर, -4।
लास्ट के 2 एग्जाम्पल बचे हैं इस क्वेश्चन के, तो वो देखिए आप। छठा प्रश्न, इसका छठा क्वेश्चन, BrCl3। अब क्लोरीन ज़्यादा विद्युत ऋणी इसमें, देखो अकेला Br किसी विद्युत धनी के साथ होता तो माइनस में आता, लेकिन Br के नीचे अंडरलाइन है, उसको मान दिया हमने X, और क्लोरीन ब्रोमीन से ज़्यादा विद्युत ऋणी तो इसके ऊपर हो जाएगा -1। तो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरीन के ऊपर -1 तो 3 क्लोरीन के ऊपर -3, तो X -3 = 0, क्योंकि ये उदासीन है BrCl3, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0 लगेगा। X -3 = 0, तो X = सॉरी यहाँ गलत कर दिया मैंने, +3, X = हो जाएगा +3। ठीक, अच्छा C6H12O6, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कार्बन के नीचे अंडरलाइन कर रखा है, तो कार्बन के ऊपर X लिख दिया, हाइड्रोजन के ऊपर +1 लिख दिया, ऑक्सीजन के ऊपर -2 लिख दिया। क्या हो जाएगा, 6X + 12 - 12 = 0, +12 से -12 कट गया, 6X = 0 आ गया, तो X बराबर आ गया 0, यानी ये ग्लूकोज का सूत्र है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र है C6H12O6। तो इसमें C6H12O6 में कार्बन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अच्छा अब आप कहेंगे कि इसमें 6 कार्बन है और 0, तो ऐसा हो सकता है कि किसी के ऊपर कुछ आवेश हो, एक के ऊपर +3 हो, दूसरे के ऊपर -3 हो, तो वो दोनों आपस में क्रॉस हो जाए तो 0 हो जाए, है ना। हम जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं वो हमेशा एवरेज होता है, वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, वो एवरेज होता है। 6 कार्बन है तो कुछ ऐसा बैलेंस बैठा होगा, 3 कार्बन पर जितना आवेश है उतना उसका विपरीत आवेश बाकी के 3 कार्बन पर होगा, तो 0 का मतलब कोई सब पे 0 नहीं है, ऐसा नहीं है, हर कार्बन पर अलग अलग आवेश है, लेकिन उनका बीजगणितीय एल्जेब्रिक सम उनका 0 है, जो हम आगे और एग्जाम्पल में देखेंगे। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कीजिए NH4 अमोनियम मोलिब्डेट का। तो हम जानते हैं कि NH4 का ऑक्सीकरण अंक, NH4 एक मूलक है, अमोनियम आयन, NH4 के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो इसके पूरे के ऊपर मैंने +1 लिख दिया, क्योंकि मुझे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे NH4 का पता है तो मेरे लिए सुविधा है ना। तो जब हम ऐसी परिस्थिति में आ जाते कि पूरे के पूरे मूलक का आवेश रख सकते हैं तो हमको रख देना चाहिए, हमको अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा NH4 की जगह +1, तो 2 NH4 है तो +2, ये हो जाएगा +2। मोलिब्डेनम के +X, मोलिब्डेनम का आ जाएगा X, और ऑक्सीजन के ऊपर 4 ऑक्सीजन, तो -2 × 4 -8, उदासीन है इसलिए =0, तो 2 + X - 8 = 0, तो X बराबर हो जाएगा +8 - 2, यानी X = +6 हो जाएगा, यानी अमोनियम मोलिब्डेट के अंदर मोलिब्डेनम का ऑक्सीकरण अंक होगा +6। इसी का दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है NiCN4 2- में निकल का। ये देखो, ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स की पहचान हम किससे करते हैं, जहाँ पर भी हमको इस प्रकार के ब्रैकेट दिख जाए इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, जो हम पढ़ेंगे 12th के अंदर। अभी हम फिलहाल केवल इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर एक होता है मेटल, धातु, और लिगेंड से जुड़ा होता है, ये लिगेंड है, 4 लिगेंड है, साइनो लिगेंड है यहाँ पर, तो वो हम आगे देखेंगे हालांकि। तो निकल के नीचे अंडरलाइन, निकल का ऑक्सीकरण अंक निकालना है तो इसको मान लेते हैं X, और साइनाइड या साइनो में CN- होता है, इसका ऑक्सीकरण अंक होता है -1, ठीक है। इसको X मान लिया, इसको -1 मान लिया, और आवेश है -2। अब हम क्या करेंगे, निकल की जगह रख देंगे X, CN-1 वाला 4 है तो क्या हो जाएगा -4, X -4 = आवेश कितना है, ये उदासीन नहीं है, इसके ऊपर आवेश है, नेगेटिव चार्ज है -2, तो X -4 बराबर -2, X बराबर हो गया +2। तो NiCN4 2- में टेट्रासाइनोनिकलेट आयन में निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। इसी का छठा प्रश्न है K4FeCN6, नाम सुना होगा आपने, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसमें भी ब्रैकेट दिख रहा है, यानी ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। तो पोटेशियम पहले वर्ग का सदस्य है इसलिए ये हो जाएगा +1, आयरन का निकालना है इसलिए हो जाएगा X, और CN का अभी हमने देखा कि होता है -1, ठीक है। तो K4 है तो 4 × +1 क्या हो जाएगा +4,
आयरन का तो x है, एक ही आयरन है 4 + x। साइनो 6 है, एक साइनो के ऊपर -1 है, 6 के ऊपर -6 हो जाएगा -6, और इस पूरे के ऊपर कोई आवेश नहीं है इसलिए हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा 4 + x - 6 = 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 6 - 4, यानी x बराबर +2 हो जाएगा। यानी पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +2। इसी प्रकार से अगर हम 7वां प्रश्न देखें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण अंक बताइए। ध्यान रखना कुछ कुछ चीज़ें इनके नाम से स्पष्ट होती है, जैसे कि हम नाम में ही देख रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसमें हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज नहीं है, हाइड्राइड है ये, और जब भी हाइड्रोजन हाइड्राइड के रूप में हो तो उसके ऊपर -1 चार्ज होता है। तो लिथियम प्रथम वर्ग का सदस्य, इसके ऊपर हो जाएगा +1। एल्यूमिनियम का हमको निकालना है, इसका हो जाएगा x। हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्राइड के रूप में इसलिए हो जाएगा -1। ठीक, तो ये हो जाएगा +1 + x - 4 = 0। x बराबर हो जाएगा 4 - 1 यानी +3। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। नाइट्रेट के भूरे वलय परीक्षण में संकुल FeH2O5NoSO4 ये संकुल बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, इसमें आयरन की ऑक्सीकरण अंक निकालिए। तो पहले इस संकुल का सूत्र जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो हम एज इट इज लिखते हैं, FeH2O5NoSO4। तो आयरन का ऑक्सीकरण अंक निकालना है तो इसको लिख देते हैं x। H2O उदासीन अणु है, इसका उदासीन लिगेंड है, इसको लिख देते हैं 0। NO भी उदासीन है, इसको लिख देते हैं 0। और सल्फेट आयन हम जानते हैं, सल्फेट SO4 के ऊपर कितना चार्ज रहता है? -2। तो ये हमने जिसका जो चार्ज था वो उसके ऊपर लिख दिया, सबसे पहला काम हमारा यही रहता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, चूंकि ये पूरा उदासीन है इसलिए =0 लिखा जाएगा। तो आयरन का आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर x, H2O आ जाएगा 0, NO आ जाएगा 0, SO4 आ जाएगा -2 = 0। तो क्या आ जाएगा x + 0 + 0 - 2 = 0, यानी x - 2 = 0, तो x = +2। कितना इजी है देखो, आप पेन चलाइए, जब तक पेन नहीं चलाएंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं। देखो गलती वही करता है जो कुछ काम करता है, जो कुछ काम ही नहीं करता है वो गलती क्या करेगा। तो कुछ करिए, गलत कीजिए, उसको सही कीजिए तो ही समझ में आएगा, बाकी समझ में कैसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक बताइए। देखते हैं, चलो तो KO2 में K के ऊपर तो प्रथम वर्ग का सदस्य हो जाएगा +1, O2 के ऊपर हो जाएगा x, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2x प्लस हो जाएगा ना, नहीं 1 + 2x, 1 - 2x क्यों कर दिया मैंने, ये गलत कर दिया मैंने इसमें, यहाँ पर ये गलती कर दी यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या होगा देखना, पोटेशियम के ऊपर +1 तो +1 + 2x = 0, 2x बराबर -1, x बराबर हो जाएगा -1/2, तो आंसर होगा x बराबर -1/2, है ना। और वैसे भी हम जानते हैं सुपर ऑक्साइड के अंदर क्या रहता है, ऑक्सीडेशन नंबर -1/2। ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहता है? -2। परऑक्साइड में -2 का आधा -1, और सुपर ऑक्साइड में उसका और आधा -1/2। ये सुपर ऑक्साइड है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। और वैसे भी आप याद रखिए कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, माइनस में होगा, है ना। केवल वो फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा तब उसका प्लस रहेगा, बाकी तो उसका माइनस में रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ जो ऊपर गणना कर रखी है वो पूरी गलत है, ये ध्यान रखिए आप। अंतिम क्वेश्चन 10वां देखते हैं, अंतिम नहीं, इसके आगे हो रहे, इस पेज का अंतिम क्वेश्चन है ये, ठीक है। निम्नलिखित को मैग्नीज की बढ़ती ऑक्सीकरण संख्या के बढ़ते क्रम में रखिए। आपको मैग्नीज के 3 यौगिक कंपाउंड दे रखे जिनमें मैग्नीज है, और आपको क्या कहा है कि इसको ऑक्सीकरण अंक की बढ़ते हुए ऑक्सीकरण अंक के क्रम में लिखना है। देखते हैं, देखो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालें। पहले सबसे पहले दे रखा K2MnO4, पोटेशियम +1, मैग्नीज X, ऑक्सीजन -2, समझाने की आवश्यकता नहीं क्यों।
+2 प्लस एक्स माइनस 8 बराबर 0, तो एक्स बराबर आ गया +6। तो K2MnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +6। ठीक, अब आते हैं अपन MnO2 के ऊपर। MnO2 में क्या, मैग्नीज के ऊपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है x और ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो x - 4 बराबर 0, x बराबर +4। पोटेशियम पर मैग्नेट देखना, पोटेशियम के ऊपर +1, मैग्नीज के ऊपर x, ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो +1 प्लस एक्स -8 बराबर 0, x बराबर 8 - 1, x बराबर +7। सबसे कम किसका है भाई, सबसे कम है MnO2 का, तो MnO2 सबसे पहले है। उससे ज़्यादा किसका है, उससे ज़्यादा है x बराबर +6 वाले का, तो K2MnO4 उसके बाद में। सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किस में है, मैग्नीज का, KMnO4 में, तो KMnO4 सबसे अंत में, यानी बढ़ते क्रम में सबसे अंत में। तो क्रम ये रहेगा MnO2 लेस देन K2MnO4 लेस देन KMnO4। अमोनियम नाइट्रेट बहुत फेमस आयनिक कंपाउंड है, सॉल्ट है। इसमें एक आयनिक यौगिक है ना, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, देखिए आयनिक यौगिक है इसलिए ये दो भागों में बांट सकते हैं इसको, NH4+ और NO3- में। दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होगा, देखना NH4+ में इसको x मान लिया, हाइड्रोजन के ऊपर +1, तो x + 4 = +1, x = 1 - 4, x बराबर -3, x बराबर क्या आ जाएगा -3। NO3- में x मान लिया और ऑक्सीजन के ऊपर -2 लिख दिया हमने, x - 6 = -1, क्योंकि NO3- उदासीन अणु नहीं है, अब ये दोनों आयन है। NH4 के अंदर भी आप देखिए नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कितना है, x मान लिया x, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कितना है +1 × 4 + 4 इक्वल टू ऊपर आवेश कितना था वो आवेश यहाँ रखना है, तो यहाँ पर भी इक्वल टू आवेश कितना है -1, तो इक्वल टू आवेश रखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा x - 6 = -1, x बराबर क्या हो जाएगा -1 + 6, x बराबर +5। ठीक है, तो अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक अमोनियम में तो होता है -3 और नाइट्रेट में होता है +5। ये इसका परफेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक Z है, ये उपसस्य यौगिक से जुड़ा हुआ है, ऊपर नीचे X से और साइड में जुड़ा हुआ है Y से, है ना। अगर Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Z से अधिक है, Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Z से अधिक है, तो Z का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। देखना, तो देखना हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर कैसे निकालते हैं। Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Z से अधिक है, तो Y के ऊपर आया -1, तो Z के ऊपर क्या आ गया +1, ये वाला +1 बराबर ये वाला +1। इधर भी देखो y बराबर -1 आया, तो इधर आ गया +1। ठीक, इधर -1, इधर +1, इधर -1, इधर +1। अब ये जो Z है ये X को दे रहा है, क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज होगा +2, है ना, क्योंकि उपसंयोजक यौगिक में 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं एक ही परमाणु द्वारा, इसलिए वहां पर -1 चार्ज नहीं आएगा, -2 आएगा। तो यहाँ पर -2 आया तो बदले में इधर क्या आएगा +2, इधर भी -2 आया तो बदले में इधर क्या आया +2। विद्युत ऋणी पर जितना आवेश आएगा, है ना, उससे जुड़ने वाले परमाणु पर उतना ही विपरीत आवेश आएगा, ये ध्यान रखना। उसके ऊपर माइनस में आएगा, जिसके ऊपर प्लस में आएगा। तो यहाँ पर प्लस प्लस कितने इकट्ठे हो गए, +2 +2 +1 यानी +6। तो जेड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +6। तो केवल विद्युत ऋणता के आधार पर भी हम गणना कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरीन और आयोडीन में कौन सा तत्व धनात्मक व ऋणात्मक दोनों ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करेगी। फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीडेशन अवस्था प्रदर्शित करती है क्योंकि यह आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी है, इससे ज़्यादा विद्युत ऋणी कोई है ही नहीं, है ना, इसलिए ये हमेशा नेगेटिव करेगा और -1 करेगा। आयोडीन है वो जब विद्युत धनी तत्वों के साथ यौगिक बनाती है तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, और जब ये अपने से ज़्यादा विद्युत ऋणी एलिमेंट के साथ यौगिक बनाती है तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी। 2 एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहला मैंने लिया HI में क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव, आयोडीन इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो हाइड्रोजन के ऊपर +1, I के ऊपर x मान लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा 1 + x = 0, तो x बराबर होगा -1। यहाँ पर आयोडीन के ऊपर कौन सा चार्ज है, -1। लेकिन यही आयोडीन अगर जब आयोडीन अपने से अधिक विद्युत ऋणी तत्वों जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन के साथ यौगिक बनाती है तो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, जैसे IF7,
इसमें आयोडीन से अब ज़्यादा विद्युत ऋणी कौन है? फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन उससे ज़्यादा विद्युत ऋणी है ना। तो अब आयोडीन के ऊपर प्लस चार्ज होगा, इसके ऊपर -1 होगा और इसके ऊपर x होगा। लेकिन फ्लोरीन कितने जुड़े हैं? 7 फ्लोरीन जुड़े हैं, तो यहाँ पर x -7 = 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा? +7। इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो आयोडीन जो है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताता है और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताता है, जबकि फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। निम्नलिखित को आयोडीन की बढ़ती हुई ऑक्सीकरण अवस्था के क्रम में लिखिए। I2, HI, HiO4, ICl। सबसे पहले हमको इन सब में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी, उसके बाद इनको बढ़ती हुई ऑक्सीकरण अवस्था के क्रम में रखना पड़ेगा। सबसे पहले I2 के ऊपर 0, क्योंकि ये मुक्त अवस्था में मिलती है। I2 तो मुक्त अवस्था में, ठोस अवस्था में मिलता है ना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर 0। HI में अभी निकाला हमने, हाइड्रोजन के ऊपर +1, I के ऊपर X, क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक X प्लस आयोडीन का ऑक्सीकरण अंक 1 = 0, क्योंकि उदासीन है। X बराबर हो जाएगा -1। अब HiO4 लेते हैं। HiO4 में ऑक्सीजन जो है वो आयोडीन से ज़्यादा विद्युत ऋणी है, इसलिए ऑक्सीजन अपनी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए ये +1 शो करेगा। और आयोडीन को मान लेते हैं X, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कितना आ गया? +1। आयोडीन का ऑक्सीकरण अंक क्या आ गया? X। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना आ गया? 4 × -2 = -8 = 0। यहाँ =0 लिखना भूल गया मैं। तो x बराबर क्या हो गया? +8 - 7 -1 = x बराबर +7। इसी प्रकार से ICl का अगर ऑक्सीडेशन में आयोडीन का ऑक्सीकरण अंक निकालें तो क्लोरीन जो है वो आयोडीन से ज़्यादा विद्युत ऋणी है, इसलिए क्लोरीन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1 और आयोडीन को मान लेंगे x। तो आयोडीन का ऑक्सीकरण अंक हो गया x, क्लोरीन का हो गया -1, उदासीन है इसलिए = हो गया 0, तो x बराबर हो गया +1। अब सबसे कम ऑक्सीकरण अंक किसका है? 0, आयोडीन का। सॉरी, सबसे कम तो है -1 वाला, HI का है ना, HI का। तो ये आ जाएगा HI, ठीक है। फिर 0 वाला I2, ये हो जाएगा, ये I2। उसके बाद कौन है? ICl, ये है ICl। और सबसे ज़्यादा किसका है? HiO4, ये हो जाएगा HiO4। तो अब हम बढ़ती हुई ऑक्सीकरण अवस्था के क्रम में रख सकते हैं HI <I2 ICl HiO4। है इजी बहुत। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में यौगिकों में ऑक्सीकरण अंक निकालिए। FeSO4 में Fe का, बहुत इजी है। FeSO4 भी क्या है? आयनिक कंपाउंड है, और हम जानते हैं आयनिक कंपाउंड में 2 प्रकार के आयनों में बदलेगा। SO4 के ऊपर -2 आएगा और Fe को मान लो X, तो SO4 सल्फेट आयन, तो -2 आएगा, तो X - 2 = 0, X बराबर +2। कितना इजी है, अगर मैं मूलक से निकालता हूँ तो बहुत इजी है। FeCO5, इसमें आयरन के ऊपर मैंने X मान लिया। कार्बोनिल जो है ये भी एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसके ऊपर आवेश 0 है, और CO जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर आवेश 0 होता है, तो X + 0 = 0, तो X बराबर 0। तो FeCO5 में आयरन का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा? 0 होगा। नेक्स्ट है आपका H3PO3 में फॉस्फोरस का। तो H3PO3 में देखो ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणी है, -2 इसका ऑक्सीकरण अंक ऊपर जो लिखेंगे, फॉस्फोरस के ऊपर X लिख देंगे, हाइड्रोजन के ऊपर +1 लिख देंगे, वैल्यू रख देंगे। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक क्या हो जाएगा? 3 × +1 + 3। फॉस्फोरस का तो X हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा 3 × -2, तो -6 हो जाएगा। तो 3 + X - 6 = 0। X बराबर हो जाएगा 6 - 3 यानी +3। चौथा एग्जाम्पल ये अपन कर चुके हैं, इसलिए मैं वापस बताऊंगा नहीं, यहाँ पर गलती से दूसरी बार और आ गया है। हम करेंगे C12H22O11। ये सुक्रोज का, गैलेक्टोज का और माल्टोज का, तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है।
C12, H22, O11। ठीक, तो C12 आपकी जो रसोई घर में जो शर्करा मिलती है वो सुक्रोज है एक्चुअल में, है ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का के मिलने से बनती है ना। यानी सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमको ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज मिलता है। ठीक है, अनअपचायी शर्करा है, आगे देखेंगे हम आगे 12th में। इसमें कार्बन का ऑक्सीकरण निकालना है, कार्बन को मान लेंगे X। ठीक है, हाइड्रोजन का मान लिया मैंने +1, ऑक्सीजन का ले लिया मैंने -2। चलो अब क्या होगा, कार्बन का ऑक्सीकरण 12 इंटू कार्बन का ऑक्सीकरण X तो 12X, 22 इंटू हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण +1 तो +22, और 11 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण -2 तो 11 इंटू -2 -22, और ये उदासीन है इसलिए इक्वल टू 0। तो 12x + 22 -22 इक्वल टू 0, +22 से -22 कट गया, 12x इक्वल टू 0 तो x बराबर 0। छठा हमने पहले ही कर लिया था, फर्स्ट क्वेश्चन यही था हमारा, इसलिए मैं पुनः नहीं बताऊंगा इसमें। सीधा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्न यौगिकों में रेखांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, इन परिणामों को आप कैसे प्राप्त करोगे, ये देखना है। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो भी आपके अंडरलाइंड जो एलिमेंट्स हैं उनमें प्रति परमाणु ऑक्सीडेशन नंबर हमको दे रखा है, वो अगर भिन्न में आता है तो वो भिन्न में कैसे आ रहा है वो हमको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो KI3 दे रखा है, K का मान लिया हमने +1, I का हम जानते हैं, I को मान लिया हमने X। ठीक है, तो 1 + 3x इक्वल टू 0, x बराबर आ गया -1/3। x बराबर कितना आया, -1/3। अब KI3 को हम K + I3- के रूप में लिख सकते हैं। अब 3 आयोडीन परमाणु पर -1 आवेश है, इसलिए एक परमाणु पर प्रति परमाणु कितना हुआ, एवरेज -1/3। अब I3- की संरचना पर विचार करते हैं। ये आयोडीन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और तीसरा आयोडीन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और चूंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है, -1 है ना, तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर 0, इसके ऊपर 0, इसके ऊपर -1, यानी 2 आयोडीन के ऊपर तो 0 आवेश है, और एक आयोडीन ने चूंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है इसलिए तो वो इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है, उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है ना, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 आवेश केवल एक आयोडीन पर है और 2 आयोडीन पर 0 आवेश है, और एवरेज क्या हो गया, देखो 0 + 0 -1 क्या हो गया, एवरेज क्या हो गया, टोटल आवेश कितना हो गया, 0 + 0 -1/3, तो कितना हो गया, -1/3 हो गया। तो वही तो आंसर आ रहा है, -1/3। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो x बराबर -1/3 आवेश आया वो हर आयोडीन के ऊपर -1/3 ऐसा नहीं है, वो एवरेज है। बस हमको ये स्पष्टीकरण यहाँ पर देना है। 2 आयोडीन के ऊपर तो 0 है, कोई चार्ज नहीं है, और एक आयोडीन के ऊपर -1 है। देखो इसका दूसरा एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, H2SO4, ये सल्फर के ऑक्सो एसिड है ना, हाइड्रोजन के ऊपर मान लिया मैंने +1, सल्फर को ले लिया X, ऑक्सीजन के ऊपर -2। ठीक है, अब 2 इंटू हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण +1, 2 इंटू +1 +2, 4 इंटू सल्फर का ऑक्सीकरण X तो 4x हो गया, 6 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण -2, 6 इंटू -2 -12, और उदासीन है इसलिए इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, +2 + 4x - 12 इक्वल टू 0। 4x बराबर 12 - 2 यानी 10, x बराबर हो गया 5/2। तो इसमें 4 सल्फर परमाणु हैं, है ना, तो उसमें प्रति सल्फर परमाणु ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 5/2। इसका मतलब ये नहीं है कि चारों सल्फर परमाणुओं पर 5/2 5/2 5/2 5/2 आवेश है, ऐसा नहीं है। यही हमको स्पष्टीकरण यहाँ पर देना है। इसके लिए हमको स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखना पड़ेगा। देखिए ये है H2SO4O6। तो कभी भी जब हम बनाते हैं क्या बनाते हैं, सल्फर के ऑक्सो एसिड, तो देखो सल्फर को 4 सल्फर को क्रम में जोड़ दिया, दोनों तरफ OH ग्रुप दोनों लगा दिए तो 2 हो गए। बाकी जो ऑक्सीजन थे उनको डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, 4 ऑक्सीजन की और जरूरत थी, 1 2 3 और 4। ठीक, अब देखना
अब हम सल्फर की केवल सल्फर की बात कर रहे हैं। ये सल्फर के इधर भी सल्फर, दोनों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए यहाँ पर भी 0 तो यहाँ पर भी 0। ठीक, इस सल्फर के इस तरफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ -2, तो इस बदले में यहाँ +2 आ जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन -2 लाएगा, यहाँ +2 आ जाएगा बदले में। ये ऑक्सीजन अकेला और जुड़ा होता तो -2 होता, लेकिन उस ऑक्सीजन के एक तरफ हाइड्रोजन है, इसलिए -1 तो इधर खर्च हो गया, बचा कितना, -1 इधर तो +1 इधर, ये +1 इधर। तो इस सल्फर पर आवेश कितना हो गया, +2 +2 +1, यानी कितना हो गया, +5। अब इस सल्फर की बात करते हैं। इस सल्फर के इधर भी सल्फर, इधर भी सल्फर, विद्युतीयता में कोई अंतर नहीं है, तो 0 0, तो यह आ जाएगा 0। इस सल्फर के इधर भी देखो, इधर भी सल्फर, इधर भी सल्फर, तो यहाँ हो जाएगा 0। और जैसा इसमें था वैसा का वैसा इधर देखें आप। इस सल्फर के अंदर ये ऑक्सीजन -2 तो इधर +2, ये ऑक्सीजन -2 तो इधर +2, इधर सल्फर 0 तो इधर भी 0, इधर ऑक्सीजन के ऊपर -1 तो इधर +1, है ना। यानी कि यहां पर कितना आएगा, +5। तो आप देखिए स्पष्टीकरण क्या है। स्पष्टीकरण ये है कि यहां पर 2 सल्फर पर तो 0 आवेश है और 2 सल्फर पर +5 आवेश है ना। यानी अगर मैं चारों को मिला दूं तो चारों पर मिलाकर के +10 आवेश है, तो +10 आवेश कितने के ऊपर है, 4 सल्फर के ऊपर। तो एक सल्फर के ऊपर आवेश कितना हुआ, +10/4, यानी कि 5/2, यही तो आया ये। तो हम जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं वो एवरेज है, बस यही इसका स्पष्टीकरण है। ठीक, यानी सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हुई, एवरेज +10/4, तो कितने आ गई, +5/2, जो कि हमारे आंसर में आया था। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, Fe3O4 में आयरन का ऑक्सीकरण अंक कितना है। अब Fe3O4 जो है, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो क्या है, 3x - 8 = 0, तो x बराबर कितना है, +8/3। अब ये +8/3 कैसे आ गया भाई, 3 आयरन है, तो किस आयरन पर कितना वो कैसे निकालेंगे, स्पष्टीकरण कैसे देंगे। तो Fe3O4 एक मिश्रित ऑक्साइड है, ये Fe और Fe2O3 का सममोलर मिश्रण इन दोनों से मिलकर के बनता है। तो हम दोनों का अलग अलग निकालते हैं। FeO के अंदर कितना है देखना, x - 2 = 0, तो x बराबर +2। FeO के अंदर आयरन का ऑक्सीकरण अंक कितना है, +2। इसी प्रकार से Fe2O3 के अंदर निकालते हैं, 2x - 6 = 0, तो x बराबर +3। Fe2O3 के अंदर आयरन का ऑक्सीकरण अंक कितना है, +3, और FeO के अंदर कितना है, +2। तो औसत ऑक्सीकरण संख्या कितनी हुई, इसमें एक आयरन का +2, तो ये आ गया 1 × +2। इसमें 2 आयरन, एक आयरन के ऊपर +3, तो 2 आयरन के ऊपर +6, तो +6 + 2 बराबर क्या हो गया, 8 + 8, और टोटल कितने थे, 3, तो +8/3, और यही आंसर आया अपना यहाँ पर, है ना। इसका मतलब भी यही है कि ये जो ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल रहे हैं, x निकाल रहे हैं सीधा, वो एवरेज है। इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों आयरन के ऊपर +8/3 +8/3 +8/3 आवेश है, ऐसा नहीं है। 2 आयरन के ऊपर तो +3 है, एक आयरन के ऊपर +2 आवेश है, ये स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है CH3COOH में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या। तो जब हम इसको लिखते हैं, CH3COH को हम मिक्स करके संगणित रूप में लिखे तो C2H4O2 के रूप में लिख सकते हैं। C2H4O2 कार्बन की ऑक्सीकरण अंक मान लिया हमने x, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। ठीक है, तो 2 × कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या x 2x, 4 × हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक +1 +4, 2 × ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 -4, तो क्या आ जाएगा, 2x + 4 - 4 = 0, +4 से -4 कट गया तो x बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कार्बन पर क्या 0 0 आवेश है, नहीं। अब हम स्पष्टीकरण करेंगे इसकी स्ट्रक्चर से, तो देखते हैं स्ट्रक्चर। CH3COH को हमने खोल करके लिखा,
CH3 इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। हम जानते हैं कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो स्ट्रक्चर हमको इस प्रकार से लिखनी है, CH3 3 हाइड्रोजन, यहाँ दोनों कार्बन आपस में जुड़े हुए, डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब देखना इस कार्बन की बात करते पहले इस कार्बन की। ठीक, इसके इधर ऑक्सीजन है, अकेला ऑक्सीजन होता तो -2 आवेश होता, इसके ऊपर +2 हो जाता। ठीक है, लेकिन इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसलिए इसके ऊपर -1 आवेश होगा, तो बदले में इधर +1 पैदा हो जाएगा। इधर ऑक्सीजन अकेला है, इधर -2 है, तो इधर +2 है। ठीक है, इस कार्बन की बात अलग है, यहाँ पर हाइड्रोजन विद्युत धनी है, तो इसके ऊपर +1 तो इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1 तो इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1 तो इसके ऊपर -1, है ना। कहने का मतलब ये है, इस कार्बन के ऊपर कितना हुआ +3 और इस कार्बन के ऊपर -3, है ना। तो बीजगणितीय योग क्या हुआ, दोनों का एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों आवेशों को जोड़ेंगे, तो +3 -3 क्या हो जाएंगे, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा, पहले कार्बन का ऑक्सीकरण अंक +3, दूसरे कार्बन का ऑक्सीकरण अंक -3/2, तो 0/2 0, है ना। तो यहां से 0 आया। कहने का मतलब CH3COOH के अंदर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आया। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों कार्बन के ऊपर 0 0 आवेश है, नहीं, एक कार्बन के ऊपर -3 आवेश है, एक कार्बन के ऊपर +3 आवेश है, दोनों का एवरेज 0 है। यही स्पष्टीकरण है इसका। इसी प्रकार से अगर हम अल्कोहल की बात करें, CH3CH2OH में कार्बन का ऑक्सीकरण अंक, ठीक है, इसको अगर मैं संगणित रूप में लिखूं C2H6O, सॉल्व करूं मैं 2x + 6 - 2 = 0, x = -2। ठीक है, अभी x = -2 कैसे बटा हुआ है वो हमको देखना है। ठीक, तो अगर मैं इसको खोल करके लिखूं तो देखिए आप, जैसे हमने ऊपर किया था, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ -1 है, तो बदले में यहाँ क्या पैदा होगा +1, यहाँ हाइड्रोजन है +1 तो यहाँ -1, यहाँ +1 है तो यहाँ -1। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करके लिखूं तो इसके ऊपर कितना है, 2 तो -1 आ रहे हैं, एक +1 आ रहा है, मतलब एक -1 एक +1 तो कैंसिल हो गया और एक -1 इधर आया, ये -1। ठीक, अब हम बात करते हैं इस वाले कार्बन की। तो इस पर तो 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1, तो बदले में कार्बन पर क्या पैदा होगा -1। मैंने आपको पहले ही कहा था सारा खेल विद्युत ऋणता का है, तो यहाँ हो जाएगा -3, इस कार्बन के ऊपर -3, इस कार्बन के ऊपर -1। अगर दोनों का एवरेज लें तो -3 -1 और टोटल कार्बन कितने, 2 का भाग लगाया कितना होगा -4/2, कितना आ गया -2, है ना। तो ये होता है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का स्पष्टीकरण। कहने का मतलब यहाँ पर दोनों कार्बन हैं, तो दोनों के ऊपर कोई -2 आवेश नहीं है, एक कार्बन के ऊपर तो -3 है और दूसरे कार्बन के ऊपर -1 है, दोनों का एवरेज -2 है ना। तो ये लास्ट के जो क्वेश्चन है, जो आपके स्ट्रक्चर से जो समझाए जा रहे हैं, उसमें जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आता है उसका स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, Br3O8। इसको सोल्व करेंगे तो 3x - 16 = 0, x बराबर हो जाएगा 16/3। अब इसको कैसे समझाएं, पहले स्ट्रक्चर लिखनी पड़ेगी। तीनों Br को अपन सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे और चारों तरफ ऑक्सीजन हम जोड़ते चले जाएंगे। 3 ऑक्सीजन इस तरफ, 3 ऑक्सीजन इस तरफ, 2 ऑक्सीजन एक ऊपर एक नीचे। ठीक, अब देखना आप, इसके ऊपर -2, इसके ऊपर -2, इसके ऊपर -2, तो इस -2 के बदले में यहाँ +2, यहाँ +2, यहाँ +2, यहाँ कितना हो गया यहाँ +6 हो गया। इसी प्रकार से इस ब्रोमीन के ऊपर भी देखो, इस ऑक्सीजन के ऊपर -2, यहाँ -2, यहाँ -2, इस -2 के बदले में यहाँ +2, इस -2 के बदले में यहाँ +2 और इस ऑक्सीजन के ऊपर -2 के बदले में यहाँ +2, तो कितने हो गए +6 हो गए। और इस ब्रोमीन के इधर भी ब्रोमीन है, तो इसके कारण तो इस पर 0, इसके इधर भी ब्रोमीन है जिसके कारण 0, यहाँ पर -2 है तो यहाँ +2, यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर +2, तो इसके ऑक्सीजन के कारण ब्रोमीन पर उत्पन्न होने वाला प्रभावी आवेश क्या होगा +4 होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर से हमको ये देखना है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, बदले में दूसरे वाले पर प्लस चार्ज आएगा, और अगर उस पर प्लस चार्ज आएगा तो बदले में दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यही गणित है सब।
ठीक है। अब यहाँ पर 3 ब्रोमीन है, देखना आप, तो ब्रोमीन की एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, देखो इस ब्रोमीन के ऊपर +6, इस ब्रोमीन के ऊपर भी +6 और इस ब्रोमीन के ऊपर +4, टोटल कितना आवेश हुआ +16। और कितने ब्रोमीन है 3, तो 3 का भाग लगा दिया, तो प्रति ब्रोमीन पर एक ब्रोमीन के ऊपर कितना आवेश हुआ 16/3। तो यहाँ पर भी कहने का मतलब ये है कि 16/3 आवेश आया, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि तीनों ब्रोमीन के ऊपर 16/3 16/3 16/3 बराबर बराबर आवेश है, ऐसा नहीं है। एक ब्रोमीन के ऊपर +6, दूसरे ब्रोमीन के ऊपर +4, तीसरे ब्रोमीन के ऊपर +6 आवेश उपस्थित है, यही इसका स्पष्टीकरण है। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि H2SO5 केरो एसिड भी कहते हैं इसको, है ना, पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। एक है डाइक्रोमेट आयन और नाइट्रेट आयन में सल्फर, क्रोमियम और नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या की गणना करो एवं स्पष्टीकरण दो। H2SO5, इसमें सल्फर का ऑक्सीकरण निकालते हैं हम। हाइड्रोजन के ऊपर हमने +1 लिख दिया, सल्फर के ऊपर निकालना इसलिए x लिख दिया, ऑक्सीजन के ऊपर -2 लिख दिया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो +2 + x - 10 = 0, x बराबर आ गया +8। अब सल्फर तो एक ही है यहाँ पर, तो इसका आवेश कैसे उपस्थित है वो देखते हैं हम। ये +8 होना चाहिए, लेकिन +8 होता नहीं है, ठीक। अब इसकी स्ट्रक्चर लिखेंगे तो हमको पता लगेगा क्या होता है। स्ट्रक्चर जब हमने लिखी तो पता लगा कि सल्फर बीच में, इधर एक OH, इधर एक OH और बीच में ऑक्सीजन घुस गया। यहाँ पर H2SO4 होता तो सीधा OH होता। अब यहाँ पर ये दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ गए, ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, वहाँ यहाँ पर भी ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया है। जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके ऊपर -1 चार्ज हो जाता है। अब हम देखते हैं कि सल्फर पर कितना आवेश पैदा हो रहा है। इस ऑक्सीजन के ऊपर -1 आवेश है तो सल्फर के ऊपर +1, इस ऑक्सीजन के ऊपर -2 है तो सल्फर के ऊपर +2, इस ऑक्सीजन के ऊपर -2 है तो सल्फर के ऊपर +2, इस ऑक्सीजन के ऊपर -1 है तो सल्फर के ऊपर +1। तो कितना हो गया, ये +2 कितना हो गया +4 पैदा हुआ, और यहाँ +1 +4 और +1 कितना हो गया +6, कितना हो गया +6। इसका मतलब स्ट्रक्चर से हमको पता लगा कि सल्फर का ऑक्सीकरण कितना है +6, और हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की कितना आया +8। दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। ये क्यों है राइट, क्योंकि 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनके ऊपर आवेश हम -1 लगाना पड़ेगा, -2 नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हमने पांचों का -2 लिख दिया, 5 × -2 - 10 किया ना, ऐसा नहीं होगा। 5 में से 3 ऑक्सीजन के ऊपर तो -2 चार्ज होगा, 2 ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होगा। तो देखो हाइड्रोजन के ऊपर कितना आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन के ऊपर +2, सल्फर के ऊपर x। अब ऑक्सीजन के 2 भाग होंगे, एक तो 3 + 2, 3 ऑक्सीजन के ऊपर तो -2 चार्ज होगा तो -6 आ जाएगा, और 2 ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होगा तो -2 आ जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर +6 हमारा आ जाएगा, जो कि राइट है। दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट, है ना। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी +6। यानी अगर आप केवल गणना करके निकालते तो आंसर गलत निकलता। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। Cr2O7 - 2, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हम ले लेते हैं x, ऑक्सीजन का मान लेते हैं -2, ठीक है। 2 × क्लोरीन का क्रोमियम का ऑक्सीकरणांक x 2x हो जाएगा। यहाँ 7 × ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 -14 हो जाएगा। 2x - 14 बराबर चार्ज कितना दे रखा ऊपर -2, इक्वल टू चार्ज के बराबर रख देना है। तो x बराबर क्या आ गया +6 आ गया। स्ट्रक्चर से देखते हैं सही है कि नहीं है। स्ट्रक्चर में देखो, दोनों तरफ देखो, क्रोमियम क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम, स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। स्ट्रक्चर क्या है ना, 2 ऑक्सीजन के ऊपर तो माइनस चार्ज है, बाकी 4 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है, क्रोमियम पर कितना पैदा हो रहा है +1। इसके ऊपर -2 तो क्रोमियम के ऊपर +2, इसके ऊपर -2 तो क्रोमियम के ऊपर +2, इसके ऊपर -1 तो क्रोमियम के ऊपर +1, है ना। और सेम टू सेम कंडीशन दूसरे क्रोमियम की है। तो कितना हुआ +2 +4 +5 और +6, तो एक क्रोमियम के ऊपर कितना हुआ +6।
इसी प्रकार से दूसरे क्रोमियम पर भी कितना आवेश पैदा हुआ, +6, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर दोनों पर +6 है, तो +6 बटा 2, इसलिए एवरेज क्या आ जाएगा, +6। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा तुक्का लग सकता है कि एवरेज +6 आया है, तो हर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +6 यहाँ पर तुक्का लग रहा है। और क्योंकि स्ट्रक्चर से भी देखा हमने तो ये सही निकला। लास्ट है हमारा NO3-। देखिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ले लिया हमने x, ऑक्सीजन का -2 मान लिया, x - 6 बराबर -1, x बराबर आ गया +5। स्ट्रक्चर से देखते हैं, स्ट्रक्चर इसकी देख लिया आपने, ऑक्सीजन के ऊपर -2 तो नाइट्रोजन के ऊपर +2, ऑक्सीजन के ऊपर -2 तो नाइट्रोजन के ऊपर +2, और इस ऑक्सीजन के ऊपर एक ही माइनस चार्ज है क्योंकि NO2- है, NO3- है, इसलिए यहाँ पर +1 पैदा होगा। तो नाइट्रोजन के ऊपर कितना आ गया, +5, जो कि हमारे आंसर में आ रहा है, दिस इज़ राइट। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके स्ट्रक्चर बेस्ड ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के। इसमें मैंने आपको जटिल से जटिल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताया है। आप ये सारे एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में उतारिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए, दिमाग लगाइए, कुछ दिक्कत आती है तो पूछिए, स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी से बढ़िया कोई विकल्प नहीं है आगे बढ़ने का। और कोरोना के अंदर पढ़ाई के अलावा किसी चीज़ पर ध्यान मत दीजिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। मेरा टोटली ध्यान एजुकेशन पर, स्टडी पर रहता है। तो शरीर भी तब बीमार पड़ता है जब उसको दूसरी मस्करी सूझती है। अगर आपका ध्यान पूरा पढ़ाई में है, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो इन बातों को आपने अच्छे से सुना, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकालने सीख लिया, अब इसका हम एप्लीकेशन सीखेंगे कि इससे बहुत सारी रिएक्शन के अंदर हम कैसे पता लगाएंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ज़्यादा एसिडिक है, वो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। लेकिन इस वीडियो में आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इन सभी जो मैंने जितने एग्जाम्पल बताए उन सभी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कीजिए, बाय स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कीजिए। किसी का मैंने डायरेक्ट निकालना बताया तो उसका स्ट्रक्चर निकाल के भी आप सीख सकते हैं कि इसके माध्यम से कैसे होगा। आप अपना दिमाग भी लगा सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपके ऑक्सीडेशन नंबर सीखने में बहुत ही हेल्पिंग टेंडेंसी का होगा और हेल्प करेगा आपको और भी आगे नए ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके सीखने में। धन्यवाद।